हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक्योर फ्यूचर कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको नंबर सिस्टम में इंटीजर के दो भाग इवन और ऑड बताए थे। इवन और ऑड के बारे में बताया था। अब इसके आगे अब हम आपको नेचुरल नंबर्स के पार्ट बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याओं को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक हमारा होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। और दूसरा हमारा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स का मतलब हमारा होता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं हमारा भाज्य संख्याएं होता है। अब हमारा प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। हमारी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जैसे अभाज्य संख्याएं हमारी होती हैं कि जो स्वयं से कटे और एक से कटे, यानी ऐसी संख्याएं यानी प्राइम नंबर हमारे वो होते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड एक हो और खुद वो स्वयं संख्या हो। यानी जैसे मान लेते हैं हमारा हो गया हमारा 2, ठीक है। तो 2 के बाद हमारा हो गया 3, 3 के बाद 5 हो गया, 7 हो गया, और उसके बाद हमारा हो गया 11 हो गया। अब इसमें देखते हैं, कह रहा है प्राइम नंबर हमारी अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके केवल एक से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं, यानी जो स्वयं संख्या उससे कटती हैं। तो 2 है, 2 एक से हमारा कटेगा, एक तो एक से कटेगा और ये स्वयं से कटेगा। जैसे 3 है हमारा, 3 एक से कटेगा और 3 से कटेगा, ना कि किसी और से। यानी ऐसी संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और इसी प्रकार हमारा कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर यानी जो प्राइम ना हो, यानी जो अभाज्य ना हो, हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे मान लिया कि हमारा मान लिया कि जैसे हमारा 4 हो गया, 4 के बाद 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। अब देखो 4 है, 4 के कितने गुणनखंड होंगे? 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा और ये हमारा 4 से भी कटेगा। यानी कंपोजिट नंबर यानी अभाज्य संख्याएं हमारी वो होती हैं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, यानी वो संख्या कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो। ना 3 से कम नहीं होने चाहिए। ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 से कम नहीं होने चाहिए। अगर कम हो गए तो हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब आइए इनको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित हों। यानी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या हमारी वो होती हैं जो एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो। यानी ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो वो हमारी ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो हमारी अभाज्य संख्या। और ये हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या।
सम अभाज्य संख्या, यानी 2 है वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, और 2 ही यानी ये सबसे छोटी हमारी सम अभाज्य संख्या। और उसके बाद जैसे हमारा होता है 3 हमारी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या, यानी जो हमारा 3 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और साथ में विषम भी है, यानी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हमारा कौन है? 3 है। देखो अब इसमें जैसे मैं 3 और कामा 5 कामा 7 ये 3 हमारी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 विषम क्रमागत संख्याएं हैं, यानी क्रमागत मतलब है जिनमें बराबर का क्रम हो, यानी इसमें अंतर बराबर हो, इसमें 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर है, यानी कि इस वाली पंक्ति में यानी ये जो हमारे 3, 5 और 7 हैं ये 3 क्रमागत ऐसी संख्या है जिनके अंतर समान है। उसके बाद पूरे आगे तक चले जाओगे अनंत तक, लेकिन ऐसा क्रमागत नहीं मिलेगा जिनमें समान का अंतर है। मान लेते जैसे इसमें 5 के बाद 2 का 5 और 7 के बीच 2 का अंतर था, उसके बाद 7 और 11 के बीच में 4 का अंतर हो जाएगा, और उसके बाद 11 से हमारा फिर 11 से 13 मान लेते 13 में हमारा 2 का अंतर, 13 के बाद 17 में 4 का अंतर हो जाएगा, यानी फिर ऐसी अनंत तक जाओगे लेकिन ऐसा क्रमांकन नहीं मिलेगा जिसमें 2 का अंतर हो। जैसे हमारा होता है 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में हमारे प्राइम नंबर कितने होते हैं, यानी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं 1 से 50 के बीच में हमारी 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती है? 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और यदि यही पूछ दिया जाए 50 से 100 के बीच में, 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो होती है हमारी 10 अभाज्य संख्याएं, 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यदि कहीं पूछ दिया जाए कि 1 से हमारी 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, 15 10 कितने हो जाएंगे हमारी? 25 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, यदि एग्जाम में पूछ दे कि 1 से 50 तक हमारी अभाज्य संख्या कितनी होती है, बता देना 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और यदि आ जाए कि 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो हमारी 10 होती हैं। और यदि पूछ दे कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो हम आपको बताना है कि 25, टोटल हमारी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और अभाज्य संख्याओं का एक, ये मान लिया हमारा अभाज्य संख्याओं का एक सूत्र भी होता है, यानी जो अभाज्य संख्या होती है 6k प्लस माइनस 1 के रूप में होती है, 6k प्लस माइनस 1 के रूप में होती है। देखो कुछ लोग कहते हैं कि 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है क्या? तो देखो 1 का गुणनखंड केवल 1 ही होता है, और लेकिन इसमें क्या होता है कि 1 हो उसके बाद स्वयं वह संख्या हो, लेकिन इसमें केवल 1 ही है, तो इसलिए 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। देखो हम कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं, अपने हमारे कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो। और एग्जाम्पल जैसे 4 हो गया हमारा, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे। अब देखो इसमें जैसे 4 है हमारा, 4 के कितने गुणनखंड होंगे? एक तो ये 1 से कटेगा, दूसरा 2 से, तीसरा ये खुद से यानी 4 से कटेगा, इसके 3 गुणनखंड हो गए। इस टाइप से जैसे 6 का हो गया, 6 हमारा 1 से कटेगा, उसके बाद 2 से कटेगा, उसके बाद 3 से कटेगा, उसके बाद हमारा 6 से कटेगा। तो यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, 3 से कम नहीं होने चाहिए, अगर कम है तो हमारा वो
सॉरी भाज्य संख्याएं नहीं, 4 है हमारा, वो सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। और उसके बाद ये जो 9 हमारा है, ये सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। ये जो हमारी 9 है, ये सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या हमारी है। एक, अब एक हमारा कंपोजिट नंबर होता है कि नहीं? अच्छा, कंपोजिट नंबर हमारी वे संख्याएं होती हैं, यानी भाज्य संख्या हमारी वे संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो। लेकिन एक के कितने गुणनखंड होंगे? एक का केवल एक ही होगा, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। और रही बात 2 की, तो 2 के कितने गुणनखंड होंगे? एक तो 1 से कटेगा, एक हमारा 2 से कटेगा, तो यानी 2 गुणनखंड आए तो कम है, 3 से कम है, तो ये भी हमारा भाज्य संख्या नहीं होगी। अब देखते हैं रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम नंबर्स, यानी सहअभाज्य संख्याएं। अब देखते हैं ये क्या होती है हमारी। ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा, एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन ना हो, अर्थात जिनका HCF या मासापा एक हो हमारा सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी बता रहा है रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम नंबर, यानी सहभाज्य संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, यानी ऐसी संख्या जिनमें एक के अलावा दूसरी किसी का पहाड़ा ना जा पाए, दोनों में, यानी दोनों में एक ही चीज कॉमन हो, एक उसके अलावा कुछ ना हो, तो वो हमारी सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे सहभाज्य संख्याओं का उदाहरण ले लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ले लेते हैं 5, 7 और 7, हमारा 9 हो गया, 9, 11 हो गया, 11, 13 हो गया, ऐसे ही। अब देखो इसमें देखो 5 में हमारा 1 का पहाड़ा तो जाएगा, ठीक है, और 7 में भी हमारा 1 का पहाड़ा जाएगा, लेकिन 5 का पहाड़ा मान लें इसमें तो चला जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, और 7 का पहाड़ा इसमें चला जाएगा लेकिन 5 में नहीं जाएगा। तो इसलिए यानी जिन दो संख्याओं में केवल एक ही कॉमन हो हमारा परफेक्ट नंबर, यानी संपूर्ण संख्या। और संपूर्ण संख्या हमारी क्या होती है? तो देखो, किसी भी संख्या के गुणनखंडों में से उस संख्या को छोड़कर शेष बचे गुणनखंडों का योग वही संख्या होती है। अर्थात एग्जाम्पल के तरीके से समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने 6, ठीक है, 6 का कितने गुणनखंड होंगे? एक तो हमारा 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, 3 होगा, 3 के बाद हमारा 6 होगा। यानी कह रहा है किसी भी संख्या के गुणनखंडों में से उस संख्या को छोड़कर, हमने 6 देखो हमारा है परफेक्ट नंबर, 6 को हम इधर छोड़ देते हैं, उस संख्या को छोड़कर शेष बचे गुणनखंडों का योग वही संख्या होती है। यानी जैसे यहाँ पर ये शेष हमारे, इसको छोड़ दिया हमने, इसको छोड़ दिया, पता शेष बचे गुणनखंडों का योग वही संख्या होती है। तो 1 और 2 हमारे 3 हो गए, 3 और 3 हमारे 6 हो गए। इधर देखो 6, यानी ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों में से उस संख्या को छोड़कर शेष बच्चे गुणनखंडों का योग हमारी वही संख्या होती है। और जैसे हमारे यहाँ 6 होता है, उसके बाद हमारा
28 होता है। उसके बाद हमारा होता है 496 होता है। उसके बाद हमारा होता है ये हमारा होता है। तो यानी कि ये ऐसी संख्या होती है जिसमें इनको छोड़कर, जैसे 28 का गुणनखंड हम लिखते हैं 28 का, पहले तो 1 से कटेंगी, 2 से कटेंगी, और हमारा 4 से कटेंगे। तो 4 से, 4 के बाद हमारा 28 के गुणनखंड हमारे होंगे 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा और 28 होगा। बता रहा है ये उस संख्या को छोड़ दो, उस संख्या को छोड़कर बाकी जितने बचे उनका योग, यानी 1 + 2 + 4 + 7 + 14, यानी इनको जोड़ेंगे तो 1 2 हमारे 3 हो गए, 3 और 4 7 हो गए, 7 7 14, 14 और ये 14 हमारे 28 हो गए। तो यानी ऐसी संख्याएं जिसमें संख्या के गुणनखंडों में से उस संख्या को छोड़कर शेष बचे गुणनखंडों का योग वही संख्या होती है। तो ऐसी संख्याएं हमारी परफेक्ट नंबर्स या संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगर जैसे पेपर में पूछ दिया जाए कि एक डिजिट का परफेक्ट नंबर कौन सा होता है, तो आपको बताना है 6, यानी ये हमारा एक अंक का संपूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या है। अगर 2 डिजिट पूछ दे तो 28 हमारा दो अंक का संपूर्ण संख्या होती है। दो अंकों की संपूर्ण संख्या। अगर 3 डिजिट की पूछ दे 3 अंकों की, तो ये हमारी 496 होती है। तीन अंकों की संपूर्ण संख्या। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, प्रत्यक्ष मान और स्थानीय मान। तो जैसे हमारा पेपर में एग्जाम में पूछ दिया गया कि 91 28 5, जैसे ये हो गया हमारा संख्या। इसका अगर पूछ दे कि 2 का हमारा प्रत्यक्ष मान ज्ञात कीजिए, 2 का प्रत्यक्ष मान, तो हमेशा याद रखना प्रत्यक्ष मान वही संख्या होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष मान का मतलब वही संख्या होती है। जैसे 9 का प्रत्यक्ष मान पूछ देता तो हमारा 9 ही आता। ठीक, क्लियर है। और जैसे इसमें 8 का पूछ देता कि 8 का प्रत्यक्ष मान बताओ, ये संख्या दी होती है और इसमें पूछ देता कि 8 का प्रत्यक्ष मान बताओ, तो प्रत्यक्ष मान वही हमारी संख्या होती है। और उसके बाद जैसे हमारा पूछ देता है इसमें कि आपको इसमें 5 का स्थानीय मान बताओ, 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान हमारा क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अगर यदि यहीं पर हमारा पूछ देता कि 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, तो 8 कितने स्टेप पर है, तो यानी ये हमारा 10th स्टेप पर, यानी हमारा दहाई पर है। तो दहाई यानी 8 और यहाँ पर 0, यानी दहाई जितना इधर बढ़ेगा उतने ही 0 बढ़ते चले जाएंगे हमारे। क्लियर है। उसके बाद जैसे यहाँ पूछ देता हमारा 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, तो 2 कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है, तो इसके आगे कितने अंक हैं, तो हमारे 2 अंक है, तो कितने 0 लगेंगे जाएंगे, इसमें हमारे 2 0 लग जाएंगे। इसी तरह से अगर 9 का स्थानीय मान पूछ दे तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 0 लग जाएंगे। तो ऐसा हमारा स्थानीय मान निकलता है। और यदि पेपर में कहीं कहीं पूछ देते हैं कि प्रत्यक्ष मान और स्थानीय मान में अंतर, प्रत्यक्ष मान और स्थानीय मान में अंतर, प्रत्यक्ष मान और स्थानीय मान में
अंतर। तो जैसे इसमें पूछ देता है हमारी ये संख्या में कि दो के स्थानीय मान तथा प्रत्यक्ष मान में अंतर। तो 2 का स्थानीय मान यहाँ कितना होता है, हमारा हो जाता है 200, -2 का प्रत्यक्ष मान हमारा 2 ही होगा, तो कितना हो जाएगा 198। ऐसे हमारे पेपर में पूछ देते हैं। क्लियर है? ये हमारा नंबर सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमारा आज क्लियर हो गया है, और इसके अगले वीडियो में हम आपको इसी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे।